नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, बिहार की राजनीति की, जो एक नया सवेरा कल के दिन से देखने जा रही है, क्योंकि बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया है और इसके साथ ही शुरुआत होने जा रही है सम्राट युग की, यानी कि बिहार के नए सम्राट चुन लिए गए हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी वो बिहार जो बीते 20-21 सालों से नीतीश कुमार के नाम से जाना जा रहा था, वो अब सम्राट चौधरी के नाम से न जाना जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी की ताजपोशी ने कई सवाल है जो खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला और प्रमुख सवाल कि क्या बीजेपी ने खेला कर दिया है, क्योंकि बिना चेहरे के जेडीयू का अब क्या भविष्य है। मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से बना है, पहली बार है बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा आगे रख रही है। और उधर आरजेडी का अब क्या होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को आगे रखकर बीजेपी ने सीधे तौर पर आरजेडी के कोर वोट बैंक में डाका डालने की कोशिश की है। इन तमाम सवालों का आज जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से बधाइयों का सिलसिला जारी रहा। तो उधर तेजस्वी यादव भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रहे। बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। बिहार आज एक नए नेतृत्व में एक अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है और अगले 5 साल यकीनन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार में बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे, ये मैं मानता हूँ। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बिहार तीव्र गति से इन 5 सालों में आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। तो एक तरफ सम्राट चौधरी के लिए बधाइयों का सिलसिला देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है। कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहला और प्रमुख सवाल आपके सामने हम यहां पर रख दें, क्या 2024 के बाद बिहार में सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी की होने जा रही है? क्या बिहार में गठबंधन धर्म खत्म होकर अब हाईकमान मॉडल लागू हो गया है? क्योंकि पहले गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी का सीएम आगे आने से यह सवाल उठ गया है। दूसरा, क्या यह बदलाव नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण का एक रीसेट है, क्योंकि ओबीसी नेता को आगे रखा गया है मुख्यमंत्री के तौर पर? तीसरा प्रमुख सवाल, 20 साल की स्थिरता के बाद क्या बिहार पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की प्रयोगशाला बन गया है कि बिहार में अब नेता बीजेपी का होगा, जो बीजेपी का नेता हैंडल करेगा बिहार को? चौथा, क्या नीतीश कुमार का रोल अब किंग मेकर का है या साइडलाइन लीडर का, क्योंकि वो नीतीश जो बिहार के लिए तमाम फैसले लेते थे अब बाहर चले जाएंगे दिल्ली? पांचवा, क्या 2024 के बाद बिहार में सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी में बदल रही है, क्योंकि जेडीयू के पास कोई चेहरा नहीं है? जहां पहले
नीतीश कुमार के बेटे के लिए माना जा रहा था कि वो आगे रहेंगे। उनके नाम को लेकर बिहार में जगह जगह पोस्टर्स लग गए थे, बैनर्स लग गए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। असल जो तस्वीर अब बिहार में देखने को मिली है वो वही तस्वीर है जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ खेल है। असली खेला ऐन वक्त पर सामने आ जाएगा और शुरुआत से ही सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा हो रही थी। शुरुआत से ही सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा थी। अब ऐसे में सम्राट चौधरी ही जब बिहार के लिए कमान संभालने जा रहे हैं तो तमाम सवाल है जो अब बिहार की सियासत में गूंज रहे हैं, जिसके जवाब शायद वक्त के साथ मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उसको लेकर आज हम करने वाले हैं सीधी बात। तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तो चलिए एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। कुमकुम भारद्वाज है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, डॉक्टर नेहोरा यादव है जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ प्रमोद सिन्हा बहुत जल्द आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सभी मेहमानों को प्लीज टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। डिबेट में आज सीधी बात में ये खास मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं और चलिए शुरुआत कुमकुम भारद्वाज जी के साथ ही कर लेते हैं। कुमकुम भारद्वाज जी, बहुत बहुत बधाई। अब आपकी ही पार्टी का जो चेहरा है वो बिहार की कमान संभालेगा। नीतीश कुमार जी टाटा बाय बाय बिहार को कर चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में कुमकुम जी चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने मीठा बनकर बिहार में खेला कर दिया है। जेडीयू के पास अब क्या बचा? सारा कुछ तो आप ले गए, मुख्यमंत्री का चेहरा आपका, मुख्यमंत्री आपका, यानी कि फुल कंट्रोल अब बीजेपी के हाथ में। यह सोचना, मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो कहावत कही गई है, वो जैसी सोच होती है, जैसे उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, वैसी वो वाणी बोलते हैं। और ये विरोधियों का सिर्फ हमारी पार्टी के विरोधी नहीं, अपितु जो बिहार के विकसित बिहार का जो हमने नींव रखा है, जो उसके विरोधी हैं, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जहां तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी कहीं नहीं गए हैं। नीतीश जी हमारे साथ थे जब से हमारी एनडीए का नॉट ओनली बिहार, जब वो लोकसभा में भी एज अ एमपी और एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो हमारे बीजेपी के नेचुरल अलायंस हमारे ही साथ उनका रहा। थोड़े समय के लिए उनका जाना हुआ और राजद के ऊपर मैं कह सकती हूँ कि जैसे गंगा जल छिड़क करके किसी चीज को शुद्ध करने की कोशिश की जाती है, वो कोशिश की गई, बट उनके समझ में ये बातें नहीं आ सकती हैं कि जिसने जंगल राज का बिहार के लिए सपना देखा है, वो विकसित भारत या विकसित बिहार की बात तो सोच भी नहीं सकता। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारे ऊपर खेला हम नहीं खेलते। हमारे लिए राजनीति जो है, जब हम आते हैं और जो जनता ने जनादेश दिया है, जो अप्रचंड हमें बहुमत मिला है भाजपा को, एनडीए को मैं कह सकती हूँ, उसके लिए हमारे कंधे पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी जो नीतीश कुमार जी, अब वो राज्यसभा जा चुके हैं और आज उन्होंने माननीय सम्राट चौधरी जी ने आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है, हमारी पूरी पार्टी, नॉट ओनली भाजपा बट द होल एनडीए, लेकिन कुमकुम जी आप बेशक कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है, जो बड़ी, ये बेशक आप कह रही हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, आप बेशक कह रही हैं ये बड़ी जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर आई है एनडीए सरकार में। लेकिन देखिए, अब जब मुख्यमंत्री आपका है, ये भी कहा जा रहा है कि एक न्यू पावर सेंटर बन गया है, सब कुछ अब हाईकमान के हाथों में चला गया है, यानी कि बिहार की सत्ता अब दिल्ली से चलेगी। तो क्या दिल्ली का पूरा कंट्रोल हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे बिहार में? बिल्कुल नहीं। मैं कह सकती हूँ आपको, मैं बिल्कुल आश्वस्त कर सकती हूँ कि बिहार का जो बिहारियों ने जो जनादेश दिया है, ये विरोधियों का ये अपना, मैं कह रही हूँ कि उनकी अपनी बातें हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। हाईकमान का कल्चर तो 10 जनपद से चला करता था, हाईकमान हम कब से हो गए? आला कमान, हाई कमान, ये आप कभी सुना करती थी? 2014 से पहले की ये बातें होती थी, ऐसा वक्तव्य हुआ करता था। हमारे यहाँ हम सारे लोग, नीतीश जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिहार का डेवलपमेंट मॉडल सोचा था, और देश के डेवलपमेंट मॉडल के साथ बिहार को भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बिहार की अगर गति, जो डेवलपमेंट मॉडल है, वो अगर धीमा रहा,
जो रहा है, जो हमें बिहार सौंपा जी। गया था एक झारखंड बनने के बाद से, जी। वो एक रक्त रंजित बिहार जंगल राज के बाद से हमारे तो हाथों में नीतीश मिला था। कुमार के और पद उस बिहार चिन्हों को हम पर आगे स्वर्णिम बढ़ते भविष्य हुए, देने का काम करेंगे नीतीश कि कुमार हमारी के बिहार पद की जनता चिन्हों के पर साथ आगे बढ़ते हुए हमारा बिहार वादा की है। सत्ता सम्राट चौधरी संभालेंगे, ये एक तरह से हम मान सकते हैं। और इसका जवाब जेडीयू से भी जरा ले लेते हैं। डॉक्टर नेहोरा यादव जेडीयू की तरफ से हमारे साथ है। नेहोरा जी, हर कोई यही कह रहा है कि जेडीयू तो बेचारी मतलब शरीफ बन के रह गई, उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। आपके पास बड़े चेहरे के तौर पर अब क्या है? नीतीश कुमार के बेटे को लेकर तो बकायदा बिहार में बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लग गए थे कि हमारा नेता कैसा हो, उनके सुपुत्र जैसा हो। लेकिन कहाँ गए सुपुत्र? सम्राट चौधरी सब कुछ ले गए। यानी हम लोग को भड़का रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, भड़का मोनिका नहीं जी? रहे हैं, नहीं, 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 असलियत है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। देखिए, सत्ता बदला कहाँ है? ऐसा तो नहीं कि एनडीए की सरकार थी और आरजेडी की सरकार बन गई। सत्ता तो बदला नहीं है। कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है। सत्ता नहीं बदली नीतीश नेहोरा जी, आदरणीय- समीकरण बदल आदरणीय- गए हैं। जरा सुनिए और जब ना। समीकरण अरे बदल जाते सुनिए हैं तो ना बहुत मेरी कुछ बात। बदल जाता है। अरे मोनिका जी, अरे आप लोग के तर्क से हम लोग राजनीति नहीं न चलाते हाँ। हैं। यानी नीतीश कुमार जी ने अपनी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी जी को सौंपा है, बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी ही स्थिति में अगर कोई सोचता हो कि जदयू कुछ नहीं मिला, फलाने को कुछ नहीं मिला, हम मिलजुल कर बिहार के विकास कर रहे हैं, जिसमें जदयू का भी उतना ही योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का उतना ही योगदान है, अन्य जो घटक दल है उनका भी उतना ही योगदान है। इसीलिए कहीं कोई दोनों में घटक दल में कहीं कोई ये नहीं है, स्वेच्छा से, दबाव में नहीं। एक बात जान लीजिए, स्वेच्छा से आदरणीय नीतीश कुमार आज ही नहीं, पहले 1 महीना 2 महीना पहले भी इशारा किया था कि सम्राट चौधरी जी को जिम्मेवारी हम देंगे, और जिम्मेवारी उन्होंने दिया। देखिए, जब बिहार में सरकार बनी थी, बिहार में जब सरकार बनी थी एनडीए की, बीते साल जब चुनाव हुए, सारा कुछ हुआ, तो तभी ये चर्चा दबी जुबान से हो गई थी। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर हिंट दी थी, आरजेडी ने भी इसको लेकर हिंट दी थी कि ये सिर्फ अभी एक ताना बाना है जो 5 से 6 महीनों का आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे है, देखेगा बिहार में खेला होगा। तो यानी विपक्ष ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सच हुई। तो विपक्ष यहाँ कहाँ गलत हुआ? विपक्ष की भविष्यवाणी सही हो गई, बीजेपी ने खेला कर दिया, बीजेपी के हाथ कमान चली गई। मोनिका जी, विपक्ष ने तो यह भी भविष्यवाणी किया था कि मैं 18 तारीख को ओथ लूंगा। कहाँ ओथ लिया? तो विपक्ष का भविष्यवाणी से हम लोग राजनीति करने लगे तो हम लोग के लोग। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए जेडीयू के पास अब क्या है? अगर आप संतुष्ट हैं इस बात से कि सम्राट चौधरी बिहार की कमान संभालेंगे, नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेंगे, जंगल राज का खात्मा करेंगे, विकास लेकर आएंगे, तो जेडीयू के पास अभी क्या है? ठीक है, एनडीए की सरकार है, जेडीयू उसका हिस्सा है, लेकिन पावर के तौर पर जेडीयू के पास क्या है? मतलब क्या आप पावर चाहते हैं? नहीं, पहले जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आप सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। सरकार में हम शामिल हैं। हाँ, सरकार में हम शामिल हैं और सरकार के नीतियों का निर्धारण हम करेंगे। इससे बड़ा पावर को यदि हो सकता है क्या? जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं सरकार को सहयोग करता रहूंगा, इससे बड़ा पावर हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं पटना और बिहार में ही रहूंगा और जनता के हालात के साथ रहूंगा, इससे बड़ा पावर हो सकता है क्या? इसीलिए पावर का सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ नहीं है, ज्वाइंट पावर है। चलिए, आप ज्वाइंट पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है नेहोरा यादव जी, आप ज्वाइंट पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल तस्वीर सामने आ रही है, वो असल तस्वीर तो देखिए जो अभी दिखाई दे रही है, वो फिलहाल शुरुआती तौर पर ये दिखाई दे रही है कि जो जेडीयू मेन कैरेक्टर हीरो थी, मेन एक्टर थी, वो अब सपोर्टिंग एक्टर के रोल में आ चुकी है। अब असलियत यही होती है नहीं, ये भविष्य तय करेगा, ये वक्त बताएगा। सुमन कुमार जी के पास जरा रुक कर लेते हैं, बहुत जल्द हमारे साथ प्रमोद सिन्हा कनेक्ट करेंगे, फिर उनका भी रुक किया जाएगा। सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। सुमन कुमार जी,
क्या लगता है आपको, ये जो बिहार की सत्ता में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है, इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, ये किस दिशा में बिहार को लेकर जाएगा? और क्या जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि जेडीयू अब सपोर्टिंग एक्टर के रोल में आ गई है और बीजेपी ने खेला कर पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है, सेंटर के हाथ में पावर चली गई है, क्या ये हकीकत है? उनका सबसे पहले तो नीतीश जी की तारीफ करनी पड़ेगी। नीतीश जी ने इतने सालों में जो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन दूसरे पॉलिटिशियन को दिखाया, वो देखने लायक है और समझने लायक है आज के पॉलिटिक्स में। क्योंकि हर बंदा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सबकी कोशिश यही होती है। हम लोगों ने इतनी पूरी बहस की और लगातार 20 साल से तो मैं भी पॉलिटिकल कवरेज कर रहा हूं। मैंने देखा हर बंदे, मतलब जितने सीएम्स होते हैं उनके बेटे को हम देखते हैं कि वो सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ निकलते निकलते नीतीश जी ने अपने बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री पद नहीं लिया जी, ये अच्छी बात है। तो ये एक वाकई में एक सूचिता, हाँ, पॉलिटिकल जो विजन की बात करते हैं और जो एक माइलस्टोन की बात करते हैं, तो नीतीश जी को उस माइलस्टोन के तौर पे अब इंडियन पॉलिटिक्स में देखना पड़ेगा और देखना भी चाहिए। 20 साल में उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और तमाम सारी चीजें नहीं लगी, और लगी भी तो कहानियां कुछ और बदली गई। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी है, तो इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री की बात हुई तो आप ध्यान याद रखिए, आपको याद होगा मुख्य जी, यहाँ भी मुख्यमंत्री का नाम जो है उन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया था जी। और इतने लगातार 20-25 दिन से मुर्गा जी याद कीजिए, आज ये नाम किसका फलां का आएगा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं बचा था जिसका नाम न लिया गया। मैं तो कह रही हूं, निशांत कुमार के तो होर्डिंग्स तक लग गए थे ना सर, तभी तो वो सवाल पूछा गया। निशांत कुमार के तो बिहार में होर्डिंग्स तक लग गए थे, लेकिन तब भी परिवारवाद की राजनीति का अंत करते हुए, चलिए अच्छी बात है सम्राट चौधरी का नाम आगे है, लेकिन फिर भी ये जो पावर शिफ्ट देखा गया है, ये सवाल खड़े कर रहा है, ये सवाल खड़े करता है कि क्या सेंटर के हाथ में पूरा कंट्रोल चला जाएगा, जेडीयू के हाथ क्या रह गया? बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल सही सवाल आपने की कि ये आखिर जेडीयू के हाथ में क्या बचेगा या जेडीयू उसे किस तरीके से चलाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का मैं एक जो सीधे बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार पे आज तक किसी की चली नहीं है। 20-21 साल की उनकी पॉलिटिक्स रही है, जो जैसे हम लोग कवर करते रहे हैं, तो हमने देखा है कि उनको जब लगने लगता है कि यहाँ मेरे ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की गई, तो फिर वो रास्ते बदल लेते। तो यहाँ उनकी भलमनसाहत है, उन्होंने पद छोड़ा है, लेकिन उनका खड़ाव अभी भी सम्राट चौधरी अपने सर पे लेके चलेंगे। सम्राट चौधरी के सर पे 2 खड़ाव रहेगा, एक बीजेपी का और दूसरा खड़ाव जो है वो नीतीश कुमार जी का, एक सेंट्रल का और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का। ये 2 खड़ाव को उनको बैलेंस करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल बैलेंस की जहां तक बात है, एक बात तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं मोनिका जी, क्योंकि सत्ता हमेशा, खासकर बीजेपी हम बात करते हैं तो बीजेपी को हम लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। सत्ता कभी भी वहां जो मुख्यमंत्री होते हैं वो नहीं चलाते हैं, सत्ता यहाँ केंद्र से ही चलाई जाती है। इसलिए ये बिल्कुल हकीकत है, वहां बहुत बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है। हो सकता है नीतीश कुमार जी जो करना चाह रहे थे उसमें भी और हो सकता नहीं, वाकई में तो कि वहां रोजगार और इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मसला है। फिलहाल वहां रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो कोशिशें हो रही थी उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो कोशिशें अब की जाएगी उन तमाम सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हुए काम करवाया जाए। लेकिन यहाँ दोनों पॉलिटिक्स जो तराजू वो बैलेंस करना बेहद मुश्किल रहेगा सम्राट चौधरी जी के लिए, क्योंकि सीएम तो वही बनेंगे, डिप्टी सीएम 2 होंगे, जिसमें विजय चौधरी साहब और दूसरे एक नेता जो उनका भी यादव जी का भी नाम, विजेंद्र यादव बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका भी नाम आ रहा है। तो इस तरह से हम देखने को ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार पावर सेंटर में रहेंगे, डिसीजंस बहुत सारे जो है उन्हीं के हाथ में होगा। वो बातचीत के जरिए बिहार को चलाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ बीजेपी भी और खासकर जेडीयू की जहां तक बात करते हैं, जेडीयू के तमाम सारे बड़े नेता जो हैं इस कोशिश में लगे हुए थे कि नीतीश जी के जो पुत्र हैं उनको सामने लाया जाए। लेकिन नीतीश जी वैसे पॉलिटिशियन हैं जो पुत्र मोह में आज तक नहीं फंसे, परिवारवाद में आज तक नहीं फंसे, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं रहा, तो एक अलग से पॉलिटिक्स को उन्होंने इशारा किया और समझाने की कोशिश किया कि भाई परिवार को अलग रखिए और एक अच्छी
पॉलिटिकल सिनेरियो तैयार कीजिए बिहार के लिए कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज सबसे और वो भी लोएस्ट कैसे कंडीशन वक्त में पर, बिहार वो में भी है। कैसे वक्त पर जहां अगर हम विपक्ष को देखें, क्योंकि इस बात के लिए नीतीश कुमार की वाकई में सराहना करनी होगी, एक ऐसे वक्त पर जब हम विपक्ष को देखें तो पूरा परिवारवाद की राजनीति सीधे तौर पर आरजेडी में दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात आपने की, आरजेडी तो पूरी आरजेडी छोड़िए, एलजेपी को ले लीजिए ना, जितने और दूसरी पार्टियां सब तो वही कर रहे हैं जी। भाई। जीतन राम मांझी आपको क्या देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा साहब को क्या देख रहे हैं। हाँ। तो तमाम सारे पॉलिटिशियन अपने आप को या अपने परिवार को या अपने ऊपर ही सब कुछ करने को तैयार है। आज उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता के तौर पे, नीतीश कुमार के बाद एक बड़े नेता के तौर पे उभर के सामने आते हैं। हाँ। अगर वो परिवारवाद में नहीं फंसे रहते, अगर अपने स्वार्थ में वो नहीं फंसे रहते, तो नीतीश कुमार ने उनको वो सारी चीजें दी जो कभी उनको नहीं मिल सकता था। अभी भी अगर वो सत्ता में आए हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार की कृपा की वजह से। तो एक बात समझना पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने अभी तक स्टॉलवर्ट के तौर पर, अगर मोनिका जी हम देखें तो बिहार के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार एक स्टॉलवर्ट रहे हैं। उनसे जिसने भी पंगा लिया, जीतन राम मांझी को, यही मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो जीतन राम मांझी को उन्होंने बना दिया, और उसके बाद जब टूट के बिखड़े तो फिर जब खड़े करने की बात हुई तो वो खड़े तभी हुए जब नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला। लालू यादव की हम बात करते हैं, लालू यादव जब बिखड़े पड़े थे, जब उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि उनके मतलब वो विपक्ष में उनका नेता जो है खासकर 20-21 सीटें भी नहीं ले पाए, 16-17 सीटों पे ही सिमट गए थे, तब भी यही नीतीश कुमार हैं जो वरदान के तौर पर उनको जिंदा किया था। तो बिहार के पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में भी स्टडी करने की बात होती है, इसके साथ ये भी है बेशक, ये इतिहास के पन्ने हो गए सुमन जी जो अब आप कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब जब हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक है, उनकी खड़ाऊ सम्राट चौधरी के कंधों पर रहेगी, सर पर रहेगी, ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं गाइड करता रहूंगा जो उनके बयान सामने आए। लेकिन ये भी तो होता है ना अक्सर की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो तस्वीर है वो वक्त के साथ धुंधली होती है। तो कहीं ये ना हो कि अभी तो नीतीश कुमार का साथ बरकरार है, फिर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद जब हम देखें तो नीतीश कुमार पटना से प्रॉपरली दिल्ली सेटल हो जाए और राज्यसभा को देखें और बिहार से नीतीश युग का वाकई में अंत हो जाए। मोनिका जी, इस बात पे बिल्कुल मत रहिएगा। नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं उनका वजूद बिहार से ही रहेगा। हाँ, बहुत सही इशारा आपने किया, क्योंकि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ या जो कुछ और प्रदेशों में हुआ, बीजेपी के ही वो बड़े भाई हुआ करती थी पार्टी, और उसके बाद छोटे भाई के तौर पे ही उसको आगे बढ़ने दिया गया। तो तमाम सारी चीजें ऐसी है पॉलिटिकल सिनेरियो में जिसको हम बिल्कुल इंगित करते हैं। और आपने सही सवाल खड़ा किया कि बीजेपी के साथ आने के बाद क्या जेडीयू का वजूद उसी तरीके का रहेगा, क्योंकि अब तो यहाँ बीजेपी लीड करेगी, लेकिन वो वजूद बनाए रखेंगे जब तक नीतीश जी यहाँ हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में कोई भी एक पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं रही है, इसलिए नीतीश बीजेपी हो, नीतीश आरजेडी हो, तभी सत्ता समीकरण बनता और बिगड़ता है। यादव जी, अब जब सुमन कुमार जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो वजूद है वो बिहार की सियासत से देखिए खत्म नहीं किया जा सकता है, और वो नजर भी आता है कि नीतीश कुमार के नाम से बिहार जब 2 दशक से जाना जा रहा था तो आगे उनका नाम धुंधला हो जाए लगता नहीं। लेकिन क्या उनके हाथ में कितनी पावर रहेगी इसका भी जिक्र होगा। तमाम सवाल हैं जो किए जाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। सभी खास मेहमान हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी होगी सीधी बात, तमाम सवाल जिनके जवाब अभी बाकी है। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत की, जिसने एक नया रुख ले लिया है और कल बिहार की सियासत में एक नया सवेरा होगा और इसके साथ ही सम्राट युग की शुरुआत बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में होने जा रही है। ऐसे में तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज कर रहे हैं हम सीधी बात, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी ने क्या खेला कर दिया है, क्या बिहार की कमान भी अब सेंट्रल के हाथों होगी, जेडीयू के हाथ में क्या रह गया है, इन तमाम सवालों का जवाब आज लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक एक कर उनका रुख किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सुमन कुमार जी को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है
सुमन कुमार जी, ये हम बात कर रहे थे कि कहीं ये ना हो कि वक्त के साथ तस्वीर धुंधली हो जाए और पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो सेंट्रल के हाथों में चला जाए, क्योंकि सेंट्रल में जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं ना, जो बीजेपी के चाणक्य बैठे हैं, उनकी नीति को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनकी नीति ऐसी है जिसने कई राज्यों से सरकारों को चुटकियों में उड़ा दिया है और अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। मुनका आपने बिल्कुल सही इशारा किया और वाकई में हकीकत भी यही है और ये शंकाएं निर्मूल नहीं है, बिल्कुल सही शंका आपने जाहिर की है। ऐसा ही बीजेपी ने कई सारे प्रदेशों में करके दिखाया है। और देखिए, सत्ता का चरित्र भी यही है। मैं बार बार उस सवाल को दोहराता हूं। पार्लियामेंट में मेरा ही सवाल था हमारे गृह मंत्री जी से कि सर एक कोई घटना थी जिसमें मैंने पूछा सर इस पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम खेती तो नहीं करेंगे, हमें पॉलिटिक्स में ही तो रहना है और पॉलिटिक्स के साथ हमें सत्ता में ही रहना है। विपक्ष में रहने के लिए हम सत्ता में थोड़ी आए। तो ये अमित शाह जी का जवाब था और मैंने ही सवाल किया था पार्लियामेंट में। तो मुनका जी बिल्कुल सही सवाल और सही जवाब आपने कही कि ये इशारा जो है वो काफी है ये समझने के लिए कि आने वाले वक्त में जो दूसरे प्रदेशों में हुआ है दूसरी पार्टियों के साथ वो यहाँ ना हो। क्योंकि आप खासकर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में लगातार 2 बार सत्ता में आप आ जाते हैं अपने ही दम पे, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो सालों से या तो पॉलिटिकल एंगल पे देखें, बीजेपी के पॉलिटिकल एंगल पे देखें, तो वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रही है जिस बात को लेकर केंद्र को हमेशा खींच रही है। कई बार मैं इसलिए बताऊं कि मैं गृह मंत्रालय भी कवर करता हूं, तो मैं अमित शाह जी का जो एग्रेशन होता ना कि बिहार के पॉलिटिशियन करते क्या है यार, अपने दम पे कुछ आ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते क्या, तो वो जो एग्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं कई बार दिख जाता है और जो जूनियर पॉलिटिशियन रहते हैं उनको झेलना पड़ता है। तो वो तमाम सारे एस्पेक्ट्स है। और यहाँ जो आपने सवाल किया कि भैया अब तो बीजेपी यहाँ सत्ता में काफी देखिए बिल्कुल साथ में ही जेडीयू खड़ी है और बड़े भाई के तौर पर, क्योंकि कम सीट आने के बाद भी मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बड़े भाई आप ही रहेंगे। तो बड़े भाई आप ही रहेंगे, आप मुख्यमंत्री भी बने, अब आप हमारे साथ केंद्र में आ जाइए, यहां से पॉलिटिक्स देखिए। लेकिन जो डर है, जो सवाल आपके जहन में है, जो सवाल जनता के जहन में भी है, ये सवाल मुनका जी आपके जहन में जो है ना वो बिहार की जनता के जहन में भी है कि मैं बिहार से ही हूं। तो इसलिए मैं जब सिर्फ 1 महीने पहले मैं जब गया था और ये पूरा माहौल बनने लगा, लोग अजीबोगरीब सिचुएशन में अपने आप को पा रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार को बिल्कुल करीब पाते थे। नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन और एक ऐसे सीएम जिनको जाने में निकलने में कोई बहुत कुछ ये समझने की कोशिश नहीं होती थी कि अब लालू यादव के बेटे जब निकलते थे तो बड़ा काफिला है, सीएम निकलते थे छोटे काफिले से निकलते थे, तो लोगों के जहन में वो समा चुके थे। तो लोगों के जहन में यही सवाल अभी भी है कि सत्ता तो बीजेपी के हाथ में आ गई, सीएम तो आ गए, अब क्या ये कंटिन्यूटी में ऐसी सिचुएशन है? क्योंकि अभी बीजेपी 92 के आसपास है, समीकरण बनाने में सिर्फ 125 के आसपास आपको चाहिए। तो क्या ऐसा आपके जहन में भी, मेरे जहन में भी है और तमाम सारे स्थानीय लोग जो हैं उनके जहन में? बहरहाल ये हम जरूर कह सकते हैं कि मोनिका जी अभी जो माहौल है उसमें बीजेपी बिल्कुल बड़े भाई के तौर पे अब सामने आ गई है, जेडीयू छोटे भाई के तौर पे सामने आ गई है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, उस कॉम्बिनेशन का शक्ल कैसा होगा, बिल्कुल ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा और ये कॉम्बिनेशन क्या दूर दराज तक टिक भी पाएगा या नहीं, कहीं ये ना हो कि बीजेपी पूरी तरीके से सेंट्रल पूरा अपने हाथ में सारी पावर ले जाए। इस बार जब सरकार बनी थी तो बीजेपी धीरे से कब्जा कर ली, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है हमेशा नीतीश कुमार जी के ही कब्जे में रही, लेकिन वो मिनिस्ट्री यहां तक पहुंची, तो इसलिए काफी कुछ बदलाव आ चुका था। तभी तो वो सवाल कर रही हूं ना सुमन जी, क्योंकि देखिए ये चीजें इस बार जब एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में तो तभी चीजें कुछ ना कुछ खटपट थी, चीजों में बदलाव आया। देखिए उस समय जो भविष्यवाणियां की गई राजनीतिक वो इस वक्त सच भी साबित हुई, लेकिन नेहोरा जी बड़े संतुष्ट हैं कि नहीं भाई जेडीयू के पास पावर है और इससे बड़ी चीज क्या है। पर नेहोरा जी
एक चीज जरा क्लियरली समझा दीजिए, क्योंकि अभी भी बिहार की जनता जो है और हम लोग भी हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं कि अचानक से नीतीश कुमार जी ने जो राज्यसभा जाने का मन बनाया, ये नीतीश कुमार जी का खुद का फैसला था, उनका त्याग था बिहार के लिए, क्या वो राज्यसभा जाए, दिल्ली की पावर संभालें, और या फिर दबाव में लिया गया किसी तरह का कोई फैसला था? नेहोरा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, पहले ऑडियो नहीं आ रही है। मोनिका जी, हाँ जी। नीतीश कुमार जी को कम से कम 30 से 35 वर्ष से जानता हूँ, और जब वो पार्टी जनता दल छोड़े थे तो मैं भी उनके साथ आया था 94 में। हाँ जी। तो आज तक जो समझ पाया मैं कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में नहीं आने वाले व्यक्ति रहे हैं। लाख अगर उनका परिवार का व्यक्ति भी कोई दबाव दे, उस दबाव में वो जीवन में हमने नहीं देखा कि वो दबाव में कभी आए। जिस दिन ये महसूस होगा उनको कि हम दबाव में आ रहे हैं, तो उस समय वो अपना विचार करेंगे। लेकिन यह जो घटना घटी है राज्यसभा जाने का, तो यह किसी के दबाव में नहीं घटा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, चाहे वीरेंद्र यादव जी हो, चाहे कई लोग हो, तमाम लोगों ने कहा कि ऐसा निर्णय नहीं लीजिए, लेकिन बावजूद कहा कि जब मैं सोच लिया हूं तो मैं राज्यसभा जाऊंगा। हाँ। तो इसीलिए ये बेफिक्र रहिए। और राज्य के लिए अगर दबाव में लिया गया लिए... फैसला नहीं था, स्वेच्छा से फैसला था, उन्होंने मन बनाया कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, तो फिर जेडीयू का कोई नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? ये तो बात उठेगी ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पावर आपके हाथ में है, आप बिल्कुल साथ देंगे, नीतीश कुमार जी गाइडलाइंस देंगे, सब कुछ, लेकिन ये कुर्सी की तो लड़ाई है ना अंत में आकर। ये जो सिंहासन है मुख्यमंत्री का, इसके लिए तो सालों साल से जद्दोजहद होती रही है। मोनिका जी, सम्राट चौधरी जी किसके मुख्यमंत्री हैं? नीतीश कुमार जी के चहेते मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी के चहेते मुख्यमंत्री हैं तो पहले ही बना देते ना सर। ये 5 महीने के लिए भी नीतीश कुमार काहे बने हुए थे, कुर्सी पे टिके हुए थे? अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि पहले बना देते। बिहार में सत्ता बनी एनडीए की, बिहार में एनडीए की जीत हुई। सुमन कुमार जी मैं गलत कह रही हूँ तो बताइएगा। बिहार में एनडीए ने जीत हासिल की, बम्पर जीत हासिल की, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एनडीए का फैसला था। तो जरूरी थोड़ी अगर नीतीश कुमार का मन डावाडोल था ही तो शुरुआत से ही सम्राट चौधरी को बिठा देते। ये पत्रकारों के लिए हर कुछ महीनों में नई नई गॉसिपिंग जो दे देते हैं, क्या जरूरत है? ऐसे ही शुरुआत से सीधे तौर पर आप कहानी फ्लैट कर दीजिए। अच्छा, बैठा देते, आपकी दुकान में चली कैसे बढ़ता, आपका टीआरपी कैसे बढ़ता? अच्छा तो चलिए, आपको टीआरपी की चिंता हो रही है? नहीं, सही बात कह रहा है भाई, हम लोगों की भी दुकानें चलती रहनी चाहिए। तो जेडीयू का तहे दिल से शुक्रिया कि जेडीयू पत्रकारों के, मीडिया चैनल्स की टीआरपी की सोच रही है कि ये नहीं करती कि एक ही बार में मुख्यमंत्री फाइनल कर लिया जाए, बार बार खिचड़ी पकाती है। देखिए एक बात तो मैं कहूंगा, निहोरा जी पहले बोलिए आप जी। हाँ। नहीं आप बोलिए ना, बोलिए आप। देखिए एक बात तो मैं कहूंगा कि एज ए जर्नलिस्ट मोनिका जी तारीफ करनी पड़ेगी नीतीश जी की। आज इसलिए कि थोड़ी भावनात्मक, बहुत सारे हम लोग जर्नलिस्ट थे जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संयोग से आज छुट्टी भी थी, अदरवाइज पार्लियामेंट की सेशन के दौरान बहुत सारी चर्चाएं हो जाती हैं। तो एक बात तो नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट के बीच में जो एक ताल्लुक होता है, हमारे मुस्कुराते हुए हर सवालों का जवाब देना और टालते हुए निकालना, और उसके बाद निजी सवाल में तो खासकर ये कि भाई तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, और इस तरह के जो पॉलिटिशियंस में जो गुण है ना, वो वाकई में अगर सीखना हो, देखना हो तो नीतीश कुमार को देखें। लेकिन एक बात मैं एक घटना के बारे में आपको बता दूं कि 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, जब कुछ समीकरण बनने या बिगड़ने की बात आई तो नीतीश जी एक वक्त झल्ला गए थे। हम लोग दिल्ली में कवर करने गए, ये बहुत बुरी तरह झल्ला गए थे, और क्योंकि मैं कवर कर रहा हूं तो मुझे जानकारी मिली कि नीतीश जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि मुख्यमंत्री
पीएम से मिले और उनका मुख्यमंत्री किसी और को बना दीजिए, हमको यहाँ आने दीजिए, केंद्र में यहाँ आने दीजिए। तो सीधे सीधे मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, क्योंकि तीसरे पोजीशन पे जेडीयू रही और लगातार वो सत्ता में रहे और बहुत अपने तरीके से चलाते रहे। कुछ एक ऐसी घटना घटी और वहां कमजोर वो होते हुए नजर आए, तो उन्होंने सीधे खुद ही कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री आप मुझे नहीं आना, किसी और बना दीजिए। और पीएम मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि भाई अब ऐसा मत कीजिए, आप चलिए वहां और आप ही रहिएगा, आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई ही रहिएगा। तो यहाँ भी जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, और जो चिंता हम लोगों की और बिहार की जनता नहीं बल्कि देश की जनता नहीं बल्कि दुनिया में जितने बिहारी हैं उनकी चिंता थी कि क्या नीतीश जी को वाकई में बाहर कर दिया गया। तो मैं अपने पॉलिटिकल मतलब अपने जर्नलिज्म के करियर में ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप पॉलिटिक्स से बाहर, बिहार के पॉलिटिक्स से बाहर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर निहोरा जी क्योंकि सालों से साथ में ही हैं, तो उनको मनाना या समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी जेडीयू के ही एक सीनियर पॉलिटिशियन वो कह रहे थे कि साहब ने अगर डिसाइड कर लिया तो फिर साहब मानते नहीं है। इसलिए बहुत सही बात इन्होंने कही कि भाई उनको जब मनाने गए कि सर ऐसा मत कीजिए, आप हमारे यहीं रहिए और सब कुछ किए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमको अब केंद्र में जाने दीजिए। नीतीश कुमार का ही फैसला था, नीतीश कुमार का ही फैसला था। तो चलिए इससे जरा एक और इतर भी राजनीतिक तस्वीर पर जरा चर्चा कर लेते हैं। निहोरा यादव जी, आप सिर्फ जेडीयू के ही नेता नहीं हैं बल्कि एनडीए में भी हैं, तो इसको एनडीए का ये फैसला है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना। तो सवाल आपसे ये, क्या इसके जरिए आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक, सम्राट चौधरी को आगे कर उस ओबीसी वोट बैंक में डाका डालने की कोशिश हो रही है कि सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को आगे कर दे और आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है वो चला जाएगा? निहोरा यादव जी, आती हूँ सुमन जी, निहोरा जी से मोनिका जी एक बात पर बता दूं कि आरजेडी के पास ओबीसी कोर वोट है ही नहीं। यादव जो मुस्लिम की बात लोग करते हैं, तो यादव भी 40% आरजेडी से हट गया है, अब मुस्लिम भी 40% हट गया है। इसे ओबीसी की तो सवाल छोड़ दीजिए, आरजेडी ऐसी पार्टी बन गई है कि ओबीसी और दलित, मुस्लिम और यादव जो अपने आप को ठोकता है वह भी अभी इनके साथ नहीं रहा। अगर रहा होता तो 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो आप गिन लीजिए यादव एमपी एनडीए में कितने हुए और उनके कितने हुए, हाँ। ये आप गिन लीजिए। इसीलिए ओबीसी वोटर नहीं या ओबीसी वोट के लिए नहीं, बल्कि जो नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहार में धारा चलाई है, चाहे अति पिछड़ा का सवाल हो, चाहे दलित का सवाल हो, चाहे महिला का सवाल हो, ये सारे, चाहे बिहार का सवाल हो, सारे सवालों पर खरा सम्राट चौधरी जी उतरेंगे। यह नीतीश कुमार जी निश्चिंत होकर समझ बूझकर पीठ ठोकने का काम किया है। इसलिए राजनीति बिहार में अलग चीज है और तेजस्वी तो आरजेडी कुछ बचा ही नहीं बिहार में। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष अब उतना बचा ही नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है वो सिमट कर कहीं ना कहीं रह गई है। एनडीए ने ही पूरा कंट्रोल, पूरा कब्जा कर लिया है, तो क्या करे, विपक्ष को सिमटना पड़ रहा है। हर जगह आप ही लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन सुमन कुमार जी, जरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जब वोट बैंक का जिक्र हो ही रहा है तो आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी को आगे करने से किसी तरह से वोट बैंक पे किसी तरह का कोई असर होगा? सुमन कुमार जी क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? चलिए, सुमन कुमार जी से भी अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जल्द सुमन कुमार जी से कनेक्ट किया जाएगा। स्क्रीन पर आप निहोरा जी को ही देख रहे हैं, निहोरा जी से ही सवाल कंटिन्यू करते हैं। निहोरा जी, एक चर्चा ये भी है कि अब बीजेपी वर्सेस आरजेडी की लड़ाई मुख्य तौर पर बिहार में देखने को मिलेगी। ये सत्ता के गलियारों में चर्चा हो रही है, क्या जवाब देंगे? इसमें जेडीयू आएगी, बीजेपी प्लस जेडीयू वर्सेस आरजेडी? देखिए मोनिका जी, एक बात मैं बताता हूँ ईमानदारी से, बीजेपी से लड़ाई आरजेडी को नहीं हो सकता है। इसीलिए नहीं हो सकता है कि आरजेडी का वोटर बीजेपी ने नहीं छीना है, आरजेडी का वोटर नीतीश कुमार जी ने, जदयू ने छीना है। और आरजेडी का कोई अस्तित्व ही नहीं है जी, लड़ने की ताकत नहीं है।
तो न वो तो बीजेपी से लड़ सकता है और न तो यानी जदयू से अस्तित्व लड़ की सकता बाट है। जोट रही है इस वक्त आरजेडी, जो आप कह रहे हैं। पर सुमन कुमार जी, क्या यह हकीकत है कि आरजेडी अब सिर्फ अस्तित्व की बाट जोतती हुई रह गई है, आरजेडी का वो वजूद नहीं रह गया है और सत्ता वही है लेकिन समीकरण बदले हैं सम्राट चौधरी को आगे करने से? तो क्या इसका वोट बैंक पर वाकई में किसी तरह का कोई असर देखने को मिलेगा या फिर नहीं? देखिए, मैं एक बात सबसे पहले कहूं कि आरजेडी की वजूद की जहां तक बात है, देखिए वोट परसेंटाइल अभी भी उनका वही स्टक है। इनको प्रचंड जीत मिली, सीटें 200 से ऊपर गई, लेकिन वोट परसेंट आज भी उनका जहां था उसी तरीके से देखने को मिला है। एक जो इशारा आपने कही, मैं उस पर इसलिए जिक्र करना चाहूंगा। नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य हैं, बिहार के पॉलिटिक्स के चाणक्य हैं। यहां क्योंकि बीजेपी आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, अगर आप याद करिए, तो कभी भी अपने किसी ऐसे नेता को उठा के लाके सीएम नहीं बनाती है। पहली बार डिप्टी सीएम को उन्होंने सीएम घोषित किया है। तो इसमें जो बड़ी चाणक्य की जीत हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज जो है वो नीतीश कुमार है। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए भाई, कुशवाहा वोटर, कुर्मी वोटर जो हमारे हैं वो वही सत्ता में रहेंगे, और उन्होंने अगर 1 महीने पहले ये घोषणा की तो बीजेपी को आज ये मानना पड़ा। अदरवाइज मोनिका जी, हम आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कभी भी सत्ता में किसी का नाम चला है और खासकर डिप्टी सीएम हो उनको सीएम बना दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ के भी जो चाणक्य हैं वो नीतीश कुमार ही हैं, और उन्हीं चाणक्य नीति के साथ में ये सम्राट चौधरी सीएम के तौर पे आए हैं। अदरवाइज बीजेपी के अभी तक के पॉलिटिक्स जो मैं जितने करीब से मैं वॉच करता हूं, मैं देखता हूं, कभी भी वैसे नेता को बीजेपी नहीं लाती है सीएम में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। आपने देखा है तो हर जगह नए चेहरे, नए तरीके से। लेकिन यहां क्योंकि नीतीश कुमार ने उस वक्त घोषणा कर दी थी, तो इतनी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी को वहां मजबूर होना पड़ा, और चाणक्य नीतीश कुमार ही यहां कामयाब रहे। क्योंकि उन्होंने जनता से अगर वादा किया, तो मैं तो हट गया लेकिन मेरा कुशवाहा वोटर है, पूर्वी जो मुख्यमंत्री है वो यही रहेंगे, और वो एक मैसेज अभी भी दे दिया। बिल्कुल, मैसेज अभी भी कन्वे कर दिया गया है। हमें अभी ज्वाइन किया है निवास रसक जी ने, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। निवास जी, क्या आपको लगता है कि एक बैकडोर पॉलिटिक्स बिहार में हुई है, बिहार की सत्ता में बैकडोर पॉलिटिक्स हुई और बीजेपी ने धीरे से आते हुए साइलेंटली पूरी सत्ता जो है वो हथिया ली? आरजेडी का इस पर क्या टेक है? जी जी बिल्कुल, आप जो मोनिका ग्रोवर जी जो आपने बातें कही है, बिल्कुल सही बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से सत्ता को हथिया ही नहीं लिए, बल्कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक हत्या भी कर दिए वो, है ना। नीतीश कुमार जी को राजनीतिक हत्या भी कर दिए। और जनता दल यूनाइटेड, हम आपको आज आपके लाइव में बोल रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। उसके विधायक दल अफरा तफरी के माहौल है जनता दल यूनाइटेड में। दूसरी बात है कि भाई, गृह मंत्री को आप मुख्यमंत्री बना रहे, गृह मंत्री को पहले सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग पहले संभलता है, सम्राट चौधरी जी को संभला पहले गृह मंत्री। खुलेआम आपको बिहार, ये जो क्या नाम है, फारबिसगंज में एक व्यक्ति को काट दिया गया, अब मूड़ी लेके घूम रहा है, पूरा देश इसको देखा है। 3 साल के बच्ची को रेप करके मार दिया गया, खगड़िया में 4 साल के मासूम बच्ची को रेप करके मार दिया गया, सिवान में मार दिया गया, नालंदा में मार दिया गया। भैया ये क्या हो गया? कहाँ गया आपका जीरो टॉलरेंस, कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? तो गृह मंत्री को संभलता नहीं है, बिहार का सत्ता मिल गया है, तो हमको नहीं लगता है कि बिहार वो चला पाएंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति है। उन्होंने ABCD जो है, सम्राट चौधरी जी ABCD वो लालू प्रसाद यादव जी से सीखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती थी हम संघी लोग को बनाएंगे, RSS मैंडेट को बनाएंगे, वो तो हुआ नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी को अब देखते हैं कि उनको धन्यवाद हम देते हैं कि अब कितना देर तक वो सरकार चला पाते हैं। लेकिन बाबू रे बाबू, नीतीश कुमार जी का हत्या कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी को 20 वर्षों में परिवारवाद का सबसे बड़ा लालच डाल दिया गया अपने बेटा को पॉलिटिक्स में लाके।
और उनका जो 20 वर्षों का थोड़ा बहुत भी किया धरल होगा तो उसको भी ये धूमिल कर दिया गया है। और सामाजिक न्याय, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मोनिका जी, लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा लेकिन वो तो 20-21 साल से गायब है ना निवास जी, 20-21 साल से गायब है वो। 20-21 साल में मैं भी बच्ची थी तब, जब वो सामाजिक न्याय हुआ करता था। 1 मिनट, आप बच्ची थी बता रही, ठीक मुझे है, भी मैं नहीं भी याद बच्चा उनका ही था। शासन पूरी अच्छी तरीके से, तो आप पारिवारिक न्याय होने लगा है, निवास जी मानिए पारिवारिक न्याय होने लगा। उनका क्या था हमको बता देते हैं, हम पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज के लेकिन अब कहाँ है, अब कहाँ है सर? थे पे बात कर रहे हैं ना आप सारी, अभी है में भी तो आइए, पास्ट में जीते रहेंगे क्या? प्रेजेंट की बात कीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। पास्ट करो ना, कब तक रोते रहेंगे किस किसने क्या क्या किया? 1 मिनट, उन्होंने क्या किया हम बताते हैं। जो सामंतवादी वो मत बताइए, नहीं निवास जी, वो मत बताइए कि उन्होंने क्या किया, वो अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, जनता के दिल में कैसे जगह बनाएंगे, ये बताइए। इतिहास के पन्ने तो हम किताबों में भी पढ़ लेंगे, गूगल पर भी पढ़ लेंगे, जिसको जानना होगा। अभी की बात कीजिए ना। अभी का मैं सीधा बता रहा हूँ, 70,000 लोगों का हत्या हुआ नीतीश कुमार जी के 20 साल के दरमियान में। 65 निवास जी, मेरी सलाह है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। शुरुआत से आरजेडी के प्रवक्ता निवास जी, एक सलाह देती हूँ, मुफ्त की है, जरूर ले लीजिएगा। $1 मिलियन एडवाइस हमारी भाषा में कहा जाता है, जरूर लीजिएगा। शुरुआत से आरजेडी के प्रवक्ता को कनेक्ट किया गया, जो कि महारथी जवाब देने के लिए गायब रहे। आप लोगों की तरफ से अधिकतर यही रवैया रहता है। आप भी अंत के 4 मिनट में जुड़े हैं, आप जरा कद्र चीजों की करना सीख लीजिए, वरना बिहार की सत्ता से जिस तरीके से 20 साल से गायब है, आगे आने वाले 20 साल में भी नहीं रहेंगे। जरा सत्ता के लिए सीरियस हो जाइए, जनता आपके जवाब सुनना चाहती है, लेकिन आप लोग गायब रहते हैं। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से गायब तो कहेंगे कि शायद नहीं हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो खड़ाऊ है वो सम्राट चौधरी के साथ रहेगी और सम्राट चौधरी अब बिहार की सत्ता की बागडोर संभालेंगे। ऐसे में बिहार को किस नए रास्ते पे वो लेकर जाएंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही बिहार में किस तरीके से समीकरण बदलेंगे और उन समीकरणों के क्या नतीजे रहेंगे, ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।